बेटा अपना टॉपिक ये चल रहा है कंटिन्यू कि यहाँ पे बताते हैं कि हमें निकालना व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कौन से पाथ में, उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, उसके सर्कमफेरेंस पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो मान लीजिए आर रेडियस वाले पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कमफेरेंस होगी 2πr डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, टाइम बताना है और अपनी वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना तो क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ से 2πr की वैल्यू रख देंगे। r कितना होता है, r कितना होता है 52.9। ठीक, कितना a नोट n स्क्वायर बाई z। ये पिकोमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर दो तो इनटू में होगा 10⁻⁻12, राइट। अपॉन में वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है 2.18 10 टू द पावर, अगर 8 कहोगे तो मीटर पर सेकंड और 10 टू द पावर 6 कर दो मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर 8 कहोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये मैंने 6 कर दिया, मीटर पर सेकंड में हो गया ये। और v नॉट z बाई n, तो ये इनटू z स्क्वायर होगा, ऊपर जाके क्या हो गया n क्यूब हो गया। तो बेटा ये ओवरऑल सोल्व करते हैं तो अब सीधा फॉर्मूला याद रख लीजिए, r और वेलोसिटी को अलग अलग टाइम लग जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला याद रख लीजिए कि अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे, ये n क्यूब बाई z स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एनी रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power -16 n क्यूब अपॉन में z स्क्वायर। ठीक है, ये n क्यूब और अपॉन में ये z स्क्वायर, ये सारा सोल्व करके यहाँ पर लिख दिया। अगर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एनी रिवॉल्यूशन। ठीक, अब मान लीजिए कह दिया जाए कि बताओ कि हाइड्रोजन एटम में थर्ड ऑर्बिट का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा। तो बेटा हाइड्रोजन की बात करें जेड की वैल्यू 1 रख देना, थर्ड कहे तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दो, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, हीलियम आयन के लिए कितना लगेगा, तो आप हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 रख देना। कौन से पाथ की बात करें, सेकंड की, थर्ड की, उसके अकॉर्डिंग n रख दोगे, राइट। नाउ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये टाइम सेकंड में बेटा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस पर सेकंड। ये टाइम मैंने सेकंड में क्यों लिख दिया, क्योंकि नीचे मैंने वेलोसिटी ली थी ना, कितने 2.18 10 to 6, वो क्या मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऊपर डिस्टेंस लिखी हो मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ले टाइम सेकंड में। नाउ वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा वो। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दो, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है इतने टाइम में, तो एक सेकंड में इतने टाइम में कंप्लीट हो वन रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, डिवाइड बाय दिस। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू बेटा इसका रेसिप्रोकल करोगे ना तो आ जाएगा 6.6 10 टू द पावर 15 z स्क्वायर बाई n क्यूब। ये आ गया बेटा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, हर एक सेकंड में इतने रिवॉल्यूशंस होंगे। ये अब सारे फॉर्मूले याद रखना, रेडियस, वेलोसिटी, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस अकर्स पर सेकंड। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n क्यूब किया, z स्क्वायर, ये पूछ लेते हैं सारे बातें। नाउ वी डिस्कस इक्वेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कह दिया जाए कि फाइंड the ionization energy of lithium dipositive ion। ध्यान सुनिए, कल भी डिस्कस करते हैं, find the ionization energy of lithium dipositive ion। lithium dipositive ion के लिए आप क्या निकालिए, ionization energy। बेटा अब ये बताओ, ionization energy मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। लिथियम डाइपॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, फर्स्ट स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, बेटा फर्स्ट 5 सेकंड में लेके जाओगे तो एनर्जी कितनी लगेगी, E2 - E1। थर्ड में लेके जाओ कितनी एनर्जी लगेगी, E3 - E1। फोर्थ में लेके जाओ कितनी एनर्जी लगेगी, E4 - E1। हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रीच दिस इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट स्टेट। इस इलेक्ट्रॉन को आपने कहाँ पे पहुंचा दे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया तो बेटा नाउ दिस इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द एटम, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट इनफाइनाइट स्टेट। n की वैल्यू क्या ले ली मैंने, इनफाइनाइट
infinite. So now this electron is free, and energy required to remove the electron is called ionization energy. So how much energy required to reach this electron, to excite this electron from first state to infinite state, कितनी एनर्जी लगेगी? तो बेटा अगर फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में ले जाते हैं तो कितनी एनर्जी लगती है? E2 माइनस E1. अगर आप इसे इनफाइनाइट स्टेट में लेके जा रहे हो तो कितनी एनर्जी लगेगी? E इनफिनिटी माइनस E1. दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए. फर्स्ट स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट पे जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? E इनफिनिटी माइनस E1. और अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट स्टेट में चला गया तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. So it means it is that energy which is required to remove the electron from the atom. लिथियम डाइपॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? उसे इनफाइनाइट स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वही उसकी बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी है. क्यों इनफाइनाइट स्टेट में चला गया तो आयन से बाहर चला गया. तो बताओ कितनी एनर्जी लगेगी? रखिए यहाँ पे वैल्यू E इनफिनिटी. किसी भी एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? बताओ फॉर्मूला. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना चाहें तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है. अब E इनफिनिटी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनफाइनाइट स्टेट. तो बेटा यहाँ पे एन इनफिनिटी रखोगे, यहाँ पे इनफिनिटी रखोगे तो जीरो हो जाएगी. एक इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, हर इलेक्ट्रॉन की इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी कितनी हो जाती है? उसकी जीरो. फ्री हो गया वो. व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री देन इट्स एनर्जी इज कंसीडर्ड जीरो. तभी तो वो अंदर आएगा, अट्रैक्शन होगा, तभी तो अंदर आएगा तो एनर्जी नेगेटिवली जाएगी. वो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है दिस इलेक्ट्रॉन फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो E इनफिनिटी की वैल्यू होगी जीरो माइनस E1. E1 की वैल्यू रखो. E1 की वैल्यू कितनी है? -13.6 जेड स्क्वायर. बेटा लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 तो 9 अपॉन में एन स्क्वायर. कहाँ से लेके चल रहे हो? फर्स्ट स्टेट से. तो एन की वैल्यू 1. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिथियम डाइपॉजिटिव आयन. लिथियम डाइपॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? तो एनर्जी लगेगी तो पॉजिटिव आएगा तो 9 टाइम्स ऑफ द 13.6. इतनी एनर्जी लगेगी. वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन बेटा हाइड्रोजन एटम का निकालना होता तो कितनी एनर्जी लगती? हाइड्रोजन एटम का निकालना होता तो कितनी लगती? इससे 9 टाइम्स लेस लगती. देखो हाइड्रोजन के लिए E इनफिनिटी माइनस E1 करोगे तो E इनफिनिटी जीरो आएगा. और हाइड्रोजन के लिए बेटा जेड स्क्वायर की वैल्यू 1. तो बताओ हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी लगती? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लिथियम डाइपॉजिटिव के लिए उसको 9 टाइम्स ज्यादा लग गई. हीलियम मोनोपॉजिटिव के लिए कितनी लगती? 4 टाइम्स. यहाँ पे जेड स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाता है. ठीक. और देखो ये कह दिया जाए हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड to remove an electron from the first excited state of hydrogen. दोबारा सुनिए. Energy required to remove the electron from first excited state of hydrogen. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना है. कहाँ से निकालना है? हाइड्रोजन एटम से. कहाँ से निकालना? हाइड्रोजन एटम से. तो हाइड्रोजन एटम में कौन सी जगह से निकालना है? हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से निकालना है, ग्राउंड स्टेट से नहीं निकालना. बेटा हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट है फर्स्ट. हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट है फर्स्ट. और हाइड्रोजन के ये न्यूक्लियस ये तो ग्राउंड स्टेट है. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट होते हैं. हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से. तो हाइड्रोजन का जब फर्स्ट एक्साइटेशन होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच गया? सेकंड स्टेट में. ये नई बात समझ में. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना है. कहाँ से निकालना है? उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से. तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? उसकी सेकंड स्टेट. मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट से निकालना है. तो बाहर निकालना है, कहाँ पहुंचाना है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. कितनी एनर्जी लगी बेटा? E इनफिनिटी माइनस E2 कितनी एनर्जी लगेगी? E इनफिनिटी की वैल्यू 0. E2 की वैल्यू अगर आप एनर्जी जूल में बताना चाहते हो तो क्या लिख दो? -2.18 इंटू 10 की पावर -18. 13.6 लेते तो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आती. ये जूल पर एटम में आएगी. इनटू दिस जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर. जेड बेटा हाइड्रोजन तो 1. एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट एक्साइटेड E2 2 के लिए क्या होगी? एन स्क्वायर क्या होगा? 4. तो कितनी एनर्जी लगेगी बेटा? 2.18 10 की पावर -18 अपॉन 4 जूल पर एटम.
और जबकि यही इलेक्ट्रॉन आपको ग्राउंड स्टेट से निकालना होता, यहाँ से निकालना होता, तो एनर्जी कितनी लगती? इनफिनिटी माइनस E1। तो कितनी एनर्जी लगती बेटा? यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखते हो? 1। तो इससे बताओ एनर्जी क्या लगती? 4 गुना और ज्यादा लगती। कितनी एनर्जी लगती? अगर फर्स्ट स्टेट से निकालो तो कितनी लगती? 2.18 10 की पावर माइनस 18 इतना जूल पर एटम लगती अगर फर्स्ट स्टेट से निकालते तो। जबकि थोड़ा ऊपर चला गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। कितनी लगेगी? इतना लगेगी। और ऊपर चला गया सेकंड एक्साइड स्टेट में, थर्ड स्टेट, तो और कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता जाएगा वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, उसका निकलना उतना इजी होता जाएगा। क्लियर? और सुनो बात, ये कह दिया जाए कि अगर हमने हाइड्रोजन एटम को एक एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन दे 13.22 वोल्ट, कितनी दे? 13.22 वोल्ट। इफ एनर्जी गिवन टू द हाइड्रोजन एटम, एनर्जी गिवन टू द हाइड्रोजन एटम इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम को इतनी एनर्जी दे दे, ठीक, इतनी एनर्जी लेके क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन, कोई सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आप करना, मैं आपके लिए भेजूंगा असाइनमेंट, ऐसे करना हम करते हैं। ये हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट स्टेट में, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट में बेटा उसकी एनर्जी कितनी है? फर्स्ट स्टेट में E1 कितनी है? -13.6 Z स्क्वायर हाइड्रोजन Z1 अपॉन n स्क्वायर, n की वैल्यू 1। तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट में तो उसकी एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और कहते हैं हमने इसको एनर्जी दे दी, कितनी एनर्जी दे दी? 13.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट में चला गया, ठीक है। ये कहता है कि इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके कौन से स्टेट में पहुंचा है वो बताओ। फाइंड इट गो टू विच स्टेट, है कौन से स्टेट में गया, एंड फाइंड नाउ द नंबर ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेट। हाइड्रोजन का एटम ग्राउंड, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, तो उसकी कितनी एनर्जी थी? अगर उसे इतनी एनर्जी दी तो कहाँ चला जाएगा बेटा? मान लीजिए चला गया nth स्टेट में, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन को सेकंड स्टेट में जाना हो तो उसे एनर्जी कितनी लेनी पड़ती है बेटा? E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन को जाना हो थर्ड स्टेट में तो कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी? E3 माइनस E1 के बीच का गैप कितनी लेनी पड़ेगी? तो मान लीजिए ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया? nth स्टेट में। तो बताओ nth स्टेट की एनर्जी माइनस फर्स्ट स्टेट की एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो आप 13.22 लिख दोगे कि नहीं? आई बात समझ में कि इलेक्ट्रॉन ना 13.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके कहाँ चला गया? हमें नहीं पता कहाँ चला गया, तो मैंने मान लिया nth स्टेट में चला गया। आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा an माइनस E1 कितना होगा कि नहीं? A1 की वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट में एनर्जी कितनी होती है फर्स्ट स्टेट में, वो आपको पता है। तो En इज इक्वल टू 13.22 प्लस में E1, ठीक। E1 की वैल्यू बताओ कितनी है? E1 की वैल्यू हमें पता है कितनी बेटा? E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E1 की वैल्यू दो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सोल्व कर लो, तो 13.60 माइनस में 13.22 कितना आ गया बेटा? ये 8 और कितना है 3, ये आ गया माइनस का 0.38। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी गया है वहाँ पे उसकी एनर्जी उस स्टेट में कितनी है? -0. कितना था? 38, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी, आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन चला गया nth स्टेट में, तो nth स्टेट में चला गया, तो nth स्टेट में कैसे गया? इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके। तो nth स्टेट और उसकी फर्स्ट स्टेट की एनर्जी का गैप इतना था, तो इसका उसकी nth स्टेट की एनर्जी कितनी है? इतनी है। कहीं पे भी हो इलेक्ट्रॉन जब तक एटम में उसकी एनर्जी तो नेगेटिव रहेगी। ये नेगेटिव क्यों आई है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम, और इनसाइड द एटम इट अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन फील कर तो एनर्जी नेगेटिव होगी। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, अब En का फॉर्मूला लिख दो। बोर्स ने बताया था इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में हो तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू 1 अपॉन में n स्क्वायर, इतनी होती है कि नहीं? तो दैट इज इक्वल टू कितना है? 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो, ठीक। तो यहाँ से सोल्व कर लो आप, n स्क्वायर की वैल्यू माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ गया अपने n स्क्वायर की वैल्यू 13.6 अपॉन में 0.38।
ये सोल्व के बेटा n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, आप सोल्व कर लेना। तो n की वैल्यू आ गई 6, इसका मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया था, 6th स्टेट में, 6th में चला गया। उसे नहीं पता कहाँ चला, उसने कहा एनर्जी कितनी दी है 13.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो इतनी एनर्जी लेके कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, मान लिया n स्टेट में चला गया। तो हमें पता है कि उस n स्टेट का फर्स्ट स्टेट का गैप इतना है, तो वहां से निकाल लिया। तो 6th स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने फर्स्ट स्टेट पे आएगा तो कितनी रेडिएशन से इमिट करेगा, कल बताया था नंबर ऑफ वेज ऑफ डी एक्साइटेशन, बताओ कितने तरीके उसके डी एक्साइट होने के, बोलो। तो कितना है बेटा, अगर आपको फर्स्ट स्टेट में करना है तो n इंटू n माइनस 1/2 करो सीधा, तो 6 माइनस 5/2 तो कितने हो गए 15 नंबर ऑफ रेडिएशन आएंगे। चाहे आप फॉर्मूला ये लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1/2। n2 है हाई एनर्जी स्टेट 6, n1 है लो एनर्जी स्टेट जहाँ पे वापस आएगा फर्स्ट, और 1 प्लस 1 ये हट गया, और n2 माइनस n1 मतलब 5 आ जाएगा कि नहीं, तब 1/2 कोई बात आ जाएगी। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन, ये कह दिया जाए कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस फ्रॉम x टू x/2, अगर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की x/2 चेंज हो गई तो वहीं पे काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई x से चेंज हो गई x/2 हो गई, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हुआ है। बेटा ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी भैया आती है माइनस के ZA²/R, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और बेटा जी काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी, के ZA²/2R होती है। और टोटल करोगे तो टोटल एनर्जी टी, टोटल एनर्जी कितना होता है, इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस के ZE²/2R, ये टोटल होता है, ठीक है। तो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी अगर x से x/2 चेंज हुई तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। जब आप ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करें तो काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद माइनस साइन। तो मैं कंपेयर कर दूं कि काइनेटिक एनर्जी है kZA²/2R, तो इसके बराबर पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और साथ में माइनस साइन। अगर काइनेटिक एनर्जी के बराबर पोटेंशियल एनर्जी करना है तो के ई और पी ई में क्या रिलेशन आ गया बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी है, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 2 से कर दो डिवाइड, साथ में माइनस साइन लगा दो, तो माइनस को मैंने साइन लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से कर दिया इसको डिवाइड, ठीक है। तो अब बताओ ये जो वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कि नहीं, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी उसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई माइनस हाफ। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी x थी तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी माइनस x/2, ये x/2 थी तो कितनी हो गई माइनस x/4, तो कितना चेंज हो गया वो चेंज निकाल दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो बेटा माइनस x/4 और माइनस x/2, तो माइनस x/4 और माइनस माइनस होगा प्लस x/2, एलसीएम आ गया कितना 8, कितना हो गया माइनस का 2x प्लस का 4, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कितना आ गया माइनस का कितना आ गया यहाँ पे 4 तो 2 में माइनस का 2x प्लस का कितना आ गया 4x, और ये सोल्व कर लो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2x/8, ठीक है, सोल्व कर लेना ये, क्लियर। अब देखो और सुनो बात, ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना आसान है। ये कह दिया जाए बताओ कोई इलेक्ट्रॉन अगर हीलियम डाइपॉजिटिव आयन में फर्स्ट स्टेट से थर्ड स्टेट में गया और अभी वापस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट से थर्ड स्टेट में अगर अभी वापस आ रहा है तो ये किस फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को इमिट करेगा, आप फ्रीक्वेंसी बताओ। तो बेटा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, या तो कहां से निकालो रेडबर्ग फॉर्मूला से, रेडबर्ग फॉर्मूला से निकालो, देखो थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो क्या करोगे न्यू बार 1/λ, फिर अपने पास 1/λ आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी c/λ से, ठीक है, c/λ से।
तो या तो यहाँ से निकाल दो 1 बाई लैम्डा निकाल दो, रेट बार कांस्टेंट 109677 1 बाई n1 का स्क्वायर फर्स्ट स्टेट है और n2 का स्क्वायर क्या होगा 9 और हाइड्रोजन तो जेड स्क्वायर होगी 1, या तो यहाँ से निकालो या फिर अपने पास अब ये तरीका ये भी हो गया कि E3 - E1 निकाल दो। E3 - E1 कैसे निकालोगे? E3 - E1 कैसे निकालोगे? थर्ड स्टेट में एनर्जी कितनी है -2.18 10 की पावर -18, जेड की वैल्यू 1 अपॉन में n स्क्वायर 9, फर्स्ट स्टेट में कितनी है माइनस माइनस प्लस 2.18 इनटू 10 की पावर -18, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 और n स्क्वायर की वैल्यू 1, ये डिफरेंस निकाल दो। तो ये थर्ड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस आ गया और एनर्जी E3 - E1 बोलो क्या होता है hc/λ। ये सीधा कह दोगे इक्वल टू क्या होता है hν। तो यहाँ से अपने पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, h की वैल्यू अपने को पता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट से फर्स्ट में आया है तो यहाँ पे आप इसका या तो रेडबर्ग से वेव नंबर निकाल के फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, या फिर सीधा कह दो थर्ड से फर्स्ट में आया तो एनर्जी कितनी मिट की है E3 - E1, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। तो hν आ जाएगा यहाँ से। ठीक करना पे प्रैक्टिस है। Now limitations of Bohr's atomic model, बेटा Bohr's atomic model सब सिर्फ सक्सेसफुल रहा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, उनके लिए सक्सेसफुल रहा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन के लिए हीलियम मोनोपॉजिटिव, लिथियम डाइपॉजिटिव, बेरिलियम ट्राइपॉजिटिव। बेटा ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा। अगर हम स्पेक्ट्रा को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लें तो बेटा हर एक लाइन नंबर ऑफ लाइंस स्प्लिट हो जाती है, इसे बोलते हैं स्टार्क्स इफेक्ट। अगर हम स्पेक्ट्रा को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लें तो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ लाइंस में डिवाइड होती है, इसे बोलते हैं जीमन्स इफेक्ट। तो जीमन्स इफेक्ट स्टार्क्स इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, कैन नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बोर्स एटॉमिक मॉडल में कुछ नहीं बताया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ एटम, बॉन्डिंग ऑफ एटम, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक छोटी सी बात, समरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल, थोड़ा सा समरफील्ड को सबको एक याद रखना है बेटा। समरफील्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था 1915 में। उसने ये बताया था, जैसे बोर ने तो कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ। मतलब बोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन है सर्कुलर पाथ में, और द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। समरफील्ड ने कहा था कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस का रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑर्बिट है ना, इसमें बहुत सारी सब ऑर्बिट है। उसने कहा ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स। हर एक सेल में सब सेल्स हैं, आगे भी पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। तो उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसके दो टाइप के मोशन होते हैं हर पाथ में। एक तो होता है इसका सर्कुलर मोशन, और क्या होते हैं इसके इलेक्ट्रिकल मोशन। दो मोशन होते हैं, इलेक्ट्रिकल और सर्कुलर। मेरे इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा भी है, जब मेजर माइनर एक्सिस बराबर हो तब तो सर्कुलर, और एक बताया उसने इलेक्ट्रिकल मोशन, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस है, दोनों इक्वल नहीं है, तो पाथ कैसे होगा इलेक्ट्रिकल। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ कोई इलेक्ट्रॉन है ना, वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके कितने टाइप के मोशन है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कोई से भी n ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके n टाइप के मोशन, ध्यान सुना, n अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके n टाइप के मोशन, मतलब उसके पास नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स n ही है, पर उनमें से n में से एक ऑर्बिट तो है बेटा सर्कुलर। हर एक पाथ में एक सर्कुलर मोशन होगा, वो जब मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हो। तो एक तो है सर्कुलर और बाकी n-1 के इलेक्ट्रिकल। मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, तो उसमें एक तो उसका सर्कुलर मोशन है और n-1 2-1 तो एक उसका इलेक्ट्रिकल मोशन है। अगर कहते बताओ रे इलेक्ट्रॉन है ना, वो फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, फोर्थ में कितने उसके इलेक्ट्रिकल पाथ हैं, तो बेटा n=4 के लिए उसके पास 4 टाइप के मोशन है। कितने मोशन है 4, जिनमें से एक तो है सर्कुलर और बाकी 4-1 3 कैसे उसके इलेक्ट्रिकल। तो 4 के लिए 4 वैल्यू 1 2 3 4, तो जब ये 4 बराबर हो, मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हो, तब तो ये है सर्कुलर, बाकी ये 3 कैसे है इलेक्ट्रिकल। समरफील्ड के अकॉर्डिंग कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रिकल मोशन पॉसिबल नहीं होगा, तो बेटा n=1 लो, n=1 के लिए अपने पास एक ही मोशन आएगा, वो एक मोशन कैसे होगा सर्कुलर।
हर एक ऑर्बिट के लिए सर्कुलर मोशन तो एक ही है, बाकी बच गया वो इलेप्टिकल। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सर्कुलर मोशन ही एक, इलेप्टिकल नहीं है। सेकंड ऑर्बिट में एक सर्कुलर एक इलेप्टिकल, थर्ड ऑर्बिट में एक सर्कुलर दो इलेप्टिकल। ठीक है, ओके थैंक्स।